सिंधु मोहर में मिले मोहरों में द्वादश बुद्धि को बताने वाले मोहर विशेष स्थान रखता है। इस मोहर की चर्चा चल रही है। 12 अक्षर बने हुए हैं। 12वें अक्षर की चर्चा चल रही है। अंतिम अक्षर जो सिंधु सभ्यता में आप इस अक्षर को देख रहे हैं। तराजू सी आकृति है। 2 आंखें जैसी आकृति बनी हुई है। दोनों तरफ बीच में डंडा है और नीचे खड़ा होने की स्थिति है। ऊपर ये 2 जो पलरे जैसे आकृतियां बनी हुई हैं, आंख की आकृति, यह प्रकृति और पुरुष का प्रतीक है। एक तत्ववेत्ता जब अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है तो उस समय आवेग शून्य के प्रति ज्यादा रहता है, प्रकृति के प्रति कम हो जाता है। और पूर्णता तब हो जाती है जब प्रकृति और पुरुष दोनों का महत्व तत्ववेत्ता समान रूप से देने लगता है। दोनों का हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं। ये ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहते थे, जंगलों में रहते थे। घूमने के उद्देश्य से जाना, एकांत के उद्देश्य से जाना एक अलग बात, लेकिन तत्व ज्ञान के बाद आदमी अकेलापन में नहीं रह सकता है। वह शून्य के लिए कर्म करेगा, समाज के बीच में काम करेगा और प्रकृति और पुरुष दोनों के महत्व को समझाएगा। दोनों का महत्व है। और यह बैलेंस जो है, जो दृष्टिकोण देखने का है बैलेंस के रूप में, उसको साधने में लंबा समय लग जाता है। दूसरे चरण में आदमी प्रयास करता है अखंडता की अनुभूति के लिए, और तीसरे चरण में आवेग बढ़ जाता है बाध्यता का, कि शून्य ही सबसे प्रधान विषय है और प्रकृति गौण विषय हो। लेकिन अंतिम स्टेज में साधक बिल्कुल संभाव की स्थिति में आ जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को साधने में लग जाता है, दोनों को बैलेंस करने में लग जाता है। बैलेंस कभी भी गड़बड़ा सकता है, लेकिन अखंडता की अनुभूति प्राप्त करने के बाद वो बैलेंस को बनाना आसान रहता है, सहज हो जाता है एक तत्ववेत्ता के लिए। यह बैलेंस जो बनाने का जो प्रयास है, वही अंतर्विज्ञान को भी विकसित करता है। अंतर्विज्ञान को व्यक्त करने की लालसा जागृति होती है, और अंतर्विज्ञान को प्राप्त करने में जो अनुभूति होती है आंतरिक, उसको व्यक्त है। यह कोशिश सिंधु सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया गुफा युग के समय भी करने का प्रयास किया गया था। और हर बार जो प्रयास होता है वह अखंडता की अभिव्यक्ति का ही प्रयास होता है। व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, व्यक्त करने का विज्ञान एक ही रहता है। जैसे अगर अंकों की बात करें तो संख्या की अभिव्यक्ति होती है, अंक की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन अंक की अभिव्यक्ति अलग अलग है। कोई 1 लिखता है, कोई 1 लिखता है, कोई 1 लिखता है। अलग अलग अक्षर उसके लिए है, अंकों के लिए, लेकिन सब एक ही है। अंक विज्ञान ही है, संख्या विज्ञान ही है। वह विज्ञान कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसी तरह सिंधु सभ्यता से लेकर अन्य कालों में, अन्य सभ्यताओं में भी अंतर्विज्ञान की जो व्यक्ति किया गया है वह एक खास सिद्धांत पर है। तो सिंधु सभ्यता के अंतिम अक्षर की जो चर्चा चल रही है, नीचे भोग का चित्र बना हुआ है और ऊपर भी भोग का चित्र बना हुआ है। भोग महत्वपूर्ण है और भोगते हुए बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस बनाना है, प्रकृति और पुरुष के बीच में तारतम्य बनाना है,
उसे अव्यक्त करने की कोशिश करना है, अखंडता की अनुभूति में स्वयं को बनाए रखना है और संसार के प्रति भी सहजता के साथ कार्य करने की जरूरत है। तो इस तरह से यह अंतिम अक्षर, द्वादश अक्षर प्रकृति और पुरुष दोनों के मूल्यों को समान रूप से महत्ता देता है और उस महत्ता को समझने की ज़रूरत है। लेकिन वो समान महत्ता आप शुरुआती दिनों में नहीं दे सकते हैं। आपको तीव्र गति से आकाश की ओर बढ़ना होगा और आकाश की गति जब तीव्र हो जाएगी गणना करने का, तब जाकर के आहिस्ता आहिस्ता हम आकाश को ब्रेक करते हैं और पुनः प्रकृति के प्रति भी संभाव से आकर्षण में हम बनते हैं और इस तरह से प्रकृति और पुरुष की गणना समान रूप से करने में हम सक्षम हो पाते हैं।